कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ वो निश्चित ही ऐतिहासिक आंदोलन है और इसकी उपलब्धि भी ऐतिहासिक है। दूसरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, दूसरा इसने जनता को भयमुक्त कर दिया और ये मान के चल रहे थे कि दे आर इनविंसिबल, उनको आप हरा नहीं सकते हर जगह, क्योंकि उन्होंने हर जगह, चाहे वो वोट चोरी हो, चाहे वो SIR के माध्यम से हो, चाहे वो आपके ED के माध्यम से, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल करके उसने अपनी जो जैसे बोलते हैं ना, जो किलेबंदी की वो गजब की थी। लेकिन इस आंदोलन की खास बात ये कि 1-1.5 महीने चला और ये बिल्कुल उसके जो संसद के जो मेन गेट है, संसद मार्ग पर, उसके पास पहुंच गया। ये जो मोदी अमित शाह की जो सत्ता है, अब इसको भी हराया जा सकता है। इसमें इसकी जो किलेबंदी की थी उसमें एक सुराख हो चुका। उसको बुलडोजर तो अब ये भी एक संस्कृति बन गया है हमारे योगी जी के उत्तर प्रदेश के उनके वजह से, तो उन्होंने इस पर चलाने की कोशिश की। लेकिन अब इस आंदोलन ने उस बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि सब आप फलाने जाति के हैं, फलाने धर्म के हैं, फलाने सूबे के हैं, फलाने ज़िले के हैं, ये नहीं कहा। वो भी जो आपने देखा होगा कि किस तरह से माइनॉरिटी के लोग वहाँ खाना खिला रहे थे। और एक तो जुनैद बड़े मशहूर हुए, बेचारों ने अपना सब कुछ दिन रात किया और बाद में पुलिस वालों ने उन्हें तंग भी किया। कि धर्म से ऊपर कई फैक्टर हैं जो किसी देश को, राष्ट्र को बनाते हैं। RSS को देखें, RSS पर ये लगता रहा कि देश की आज़ादी के लिए उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये बेचारा अपराध बोध से ग्रस्त है। अपराध बोध क्यों कि इनको दुख इस बात का है कि यार इतना आज़ादी के आंदोलन में हमारा एक भी बंदा जेल नहीं गया। प्रधान जी का इस्तीफा होने के बाद जब वो पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किसी दूल्हे की तरह से बीजेपी के नेता लोग करते हैं। अरे अगर ऐसा है तो फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया? तो जब आपकी ऐसी मानसिकता है तो संसद भवन में जिस ढंग से उनके लोगों ने उनका स्वागत किया, ठीक है, उनका अधिकार है, कुछ भी करें, लेकिन नैतिक दृष्टि से और लोकतांत्रिक दृष्टि से सही नहीं था। मोदी जी का जो जलवा होता है, या जिसे अपन बोलते हैं कि हुकूमतें इकबाल से चलती हैं, वो इकबाल जो है वो उसका रंग उतर गया। तो मोदी जी के घर के बाहर जब राहुल गांधी पहुंचे और फिर जो उनके साथ हुआ, किस तरह से उनको हैंडल किया, जेल में उनके खून वून भी निकलने लगा, उसके बाद जो बाकी दिल्ली की जो पार्टी है, आप है, उनके नेता कहने लगे कि ये मोदी जी खुद करवा रहे हैं। तो वो जो राहुल बैठे और उसके कुछ ही दिन के बाद ये सारी एक्टिविटी हुई, तो इसको अब किस तरह से लोग समझें और देखें। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की सरकार है, जिस तरह की मानसिकता है, तो क्या ये धीरे धीरे छात्रों को पहचान कर उनको सबक सिखाने की कोशिश करेगी, उनके एक दिन परेशान करेगी, या फिर अभी शांत बैठेगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 20 जून 2026 को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट शुरू होता है। कॉकरोच जनता पार्टी उसको लीड करती है, फिर सोनम वांगचुक आते हैं, फिर अनशन शुरू हो जाता है और उसके बाद लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे और लोगों को लग रहा था कि ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इतनी मजबूत सरकार झुकने वाली नहीं है। लेकिन इतिहास लिखा गया, सरकार को अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये पूरे आंदोलन को किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, इसको जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार रामशरण जोशी जी हैं। जोशी जी ने कई आंदोलन देखे हैं, एज ए स्टूडेंट भी देखे हैं, एज ए पत्रकार भी देखे हैं और अब एज ए सीनियर जर्नलिस्ट भी आंदोलन को देखा है। तो इसको हम इनकी नज़रों से समझते हैं कि इस आंदोलन से इन्होंने क्या देखा। साहब बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से बात करने के लिए। आपको हमने जंतर मंतर पे देखा, कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं के साथ आप खड़े हुए थे, आप मार्च में भी थे और आपने उनको संबोधित भी किया। तो आपको क्या लगा कि इनके साथ होना चाहिए और इनकी आवाज़ पे बात करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है नकवी जी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में
कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ वो निश्चित ही ऐतिहासिक आंदोलन है और इसकी उपलब्धि भी ऐतिहासिक है। मैं इसकी कई उपलब्धियां मानता हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि ये आंदोलन सांप्रदायिकता, लिंग भेद, जाति भेद, सूबा भेद सबसे ऊपर उठ करके हुआ। एक जैसे बोलते हैं ना स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद ये राष्ट्रीय स्तर पे हुआ। इसके दो तीन बड़े अचीवमेंट हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि जो 2014 से और अब तक 10-12 साल में जो हमारा जो बहु संस्कृति बहुभाषी समाज जो पोलराइज हो गया था, सांप्रदायिक हो गया था, इसने इस आंदोलन ने उसको डीपोलराइज कर दिया, डीकम्युनलाइज कर दिया। ये सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि है पूरे देश के लिए, दिल्ली के लिए नहीं बल्कि हम सब मतलब लोगों के लिए है। पहली बात। दूसरी बात ये है, दूसरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, दूसरा वो अचीवमेंट ये है कि इसने जनता को भयमुक्त कर दिया। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 2014 से जो भाजपा और इसके जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो एक तरीके का माहौल पैदा किया और ये मान के चल रहे थे कि दे आर इनविंसिबल, उनको आप हरा नहीं सकते हर जगह, क्योंकि उन्होंने हर जगह, चाहे वो वोट चोरी हो, चाहे वो SIR के माध्यम से हो, चाहे वो आपके ED के माध्यम से, जितनी भी सरकारी एजेंसियाँ हैं उसका इस्तेमाल करके उसने अपनी जो जैसे बोलते हैं ना जो किलेबंदी की वो गजब की थी। और ऐसी स्थिति में लग रहा था कि यार इनको तो न तो वोट के माध्यम से हरा सकते हैं, न आंदोलन के माध्यम से हरा सकते हैं। ये ठीक है 2-3 साल पहले जो किसानों का जो आंदोलन चला था वो ज़बरदस्त चला था और उसमें भी 1 साल चला और उसमें आखिर में इनको झुकना पड़ा और 3 काले कानून जो है वापस लेने पड़े। लेकिन इस आंदोलन की खास बात ये कि 1-1.5 महीने चला और ये बिल्कुल उसके जो संसद के जो मेन गेट है, संसद मार्ग पर, उसके पास पहुंच गया। हालांकि उससे पहले जो मैंने देखा है 1966 में गौ रक्षा को लेकर के एक शायद हिंदू महासभा उसने आंदोलन चलाया था और उसके नेता हुआ करते थे शायद करपात्री जी महाराज, और वो बिल्कुल आखिर तक पहुंच गया था और उसमें 10-12 लोग वहीं फायरिंग हुई और 10-12 लोग मरे। लेकिन इत्तेफाक से ये काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण रहा। लेकिन ये अलग बात है कि पुलिस ने जातियाँ की और कई लोग घायल भी हुए। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो अचीवमेंट हुआ है यानी भयमुक्त करने का, कि जैसे बोलते हैं कि अब पूरा भारत के, हाँ ये जो मोदी अमित शाह की जो सत्ता है अब इसको भी हराया जा सकता है। इसमें इसकी जो किलेबंदी की थी उसमें एक सुराख हो चुका है। ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। जी सर, ये भी हम समझना चाहेंगे पिछले 12 साल से राष्ट्रवाद की बहुत बात की गई कि राष्ट्रवाद है और ये सब है, लेकिन जो जिस तरह से युवा सड़क पर आए तो क्या इन्होंने असली राष्ट्रवाद दिखाया कि पार्टी बता रही थी वो राष्ट्रवाद? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपने किया। मैं यहाँ अपनी बात ये जो विपक्षी नेता हैं श्री राहुल गांधी, उससे उनका एक कोट है बड़ा गजब का, और उन्होंने 4 दिन पहले पत्रकारों को ब्रीफ करते हुए कहा था, और उस समय JNU की प्रेसिडेंट भी वहीं थी, शायद नेहा बोरा थी, और उनके 2-4 और लोग साथी। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही कि श्री नरेंद्र मोदी अब पास्ट हो चुके हैं, एक गुजरा जमाना हो चुका है, और जो पास्ट होता है वो फ्यूचर से लड़ नहीं सकता, भविष्य से लड़ नहीं सकता।
अब ऐसा क्यों कहा, इसको डिकोड करने की ज़रूरत है। देखिए डिकोड, जैसा कि आपने कहा कि 10-12 साल में जो आंध्र राष्ट्रवाद की जो आंधियाँ चली, कि जो आंध्र राष्ट्रवाद, सैन्यवाद की चली, आपके ये चली हिंदुत्ववाद की चली, ये चली कि इस देश के अंदर जो भी सब कुछ है बहुसंख्यकवादी है। यानी यहाँ तक कि वो इलाहाबाद के एक वो थे वो जज, शायद जिनका नाम यादव था, उन्होंने तो विश्व हिंदू परिषद की सभा में ये इलाहाबाद में ही कहा कि अब जो भी कुछ होगा मेजॉरिटी की नज़र से होगा। तो उसमें जैसे बोलते हैं इंग्लिश में मेजॉरिटिज़म, तो 12 साल में जो मेजॉरिटिज़म का जो रोलर चल रहा है, यानी आजकल कहेंगे बुलडोजर, तो बुलडोजर जो हमारी जो हजारों साल की जो विविधतापूर्ण संस्कृति थी है, जिसको बोलते हैं आइडिया ऑफ इंडिया, यानी बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुसंस्कृति, उस सब पर इन लोगों ने 12 साल में ये बुलडोजर, तो अब इसको बुलडोजर तो अब ये भी एक संस्कृति बन गया है हमारे योगी जी के उत्तर प्रदेश के उनके वजह से, तो उन्होंने इस पर चलाने की कोशिश की। लेकिन अब इस आंदोलन ने उस बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया, ब्रेक ही नहीं पीछे कर दिया। देखिए ये आंदोलन आपने अगर करीब से देखा हो, मैंने तो देखा, मंच से 15-20 मिनट उसको एड्रेस भी किया, उसमें कोई भी ऐसा मसला कभी भी, चाहे वो आप रात को जब गए हों या दिन में गए हों शाम, किसी ने ये नहीं कहा कि सब आप फलाने जाति के हैं, फलाने धर्म के हैं, फलाने सूबे के हैं, फलाने ज़िले के हैं, ये नहीं कहा। वो भी जो आपने देखा होगा कि किस तरह से माइनॉरिटी के लोग वहाँ खाना खिला रहे थे, सेवा कर रहे थे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। और एक तो जुनैद बड़े मशहूर हुए, बेचारों ने अपना सब कुछ दिन रात किया और बाद में पुलिस वालों ने उन्हें तंग भी किया। तो इससे हिसाब जाहिर ये है कि आपने ये जो राष्ट्रवाद का जो इसको एक नकली राष्ट्र, देखिए राष्ट्रवाद ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र में सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। राष्ट्र किसी एक धर्म या एक जाति एक भाषा से नहीं बनता। एक ज़माना था जो 19वीं और 20वीं सदी का, लेकिन वो मिथ भी टूट गया। और वो मिथ इसलिए टूट गया कि अब जो राष्ट्र, पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान तो सुन्नी प्रधान समुदाय है, मैं तो पाकिस्तान कई बार गया हूँ, और बांग्लादेश को भी मैंने कवर किया, वहाँ भी सुन्नी है, तो फिर क्यों अलग हुए? 1971 में ये सोचने की बात है। ठीक दूसरी तरफ देख लीजिए, अब ईरान और इलाक ले लीजिए, दोनों जगह शिया हैं। मैं तो तेहरान भी गया हूँ 7-8 दिन के लिए, और तो दोनों क्यों लड़े? 1979 या 80 में 8-9 साल दोनों के बीच लड़ाई चली, और कम से कम ईरान के 8-9 लाख लोग मरे। उनका एक बड़ा भारी म्यूजियम। तो इसका मतलब ये कि धर्म से ऊपर कई फैक्टर हैं जो किसी देश को, राष्ट्र को बनाते हैं। अगर मान लीजिए, मान लें थोड़ी देर की, मान लें कि अगर धर्म ही सब कुछ है, तो जो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, सबको एक हो जाना चाहिए। सऊदी अरब, जॉर्डन या सीरिया या तुर्किस्तान या इजिप्ट, ये क्यों है कि एक ही इस्लामिस्तान बना दें कि भाई हम सब मुस्लिम सुन्नी प्रधान हैं? तो बोले नहीं। लेकिन क्यों? सबके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, कल्चर आइडेंटिटी एक अलग होती है। अब जैसे चलिए ताज़ा अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्यों लड़ रहा है? तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान क्यों लड़ रहा है? जबकि दोनों एक सुन्नी हैं। तो मैं तो अफगानिस्तान भी जा चुका हूँ। तो कहने का मतलब है कि अब एक मज़हब ही वो गया ज़माना जो 19वीं और 20वीं सदी के, मतलब 21वीं सदी में या 20वीं सदी के आखिर से शुरू होता है कि नहीं ऐसा। वो अब क्रिश्चियंस को ले लीजिए कि क्रिश्चियंस जैसे आपके रशिया और यूक्रेन क्यों लड़ रहा है, जबकि दोनों जगह ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं।
दोनों जगह ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से मारता है। इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वार क्रिश्चियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हुआ, जबकि सब वो सबसे ज़्यादा कैथोलिक हैं। तो इसका मतलब ये कि नेशनलिज्म और धर्म अब इससे भारत दुनिया की जो मानवता है वो ऊपर उठ चुकी है। इस तंग नज़रिए से अगर संघ देखता है और बीजेपी देखती है तो गलत है। इसीलिए राहुल ने सही कहा कि आप जो गुजरा जमाना है, जो भूत है, वो भविष्य नहीं लड़ सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस आंदोलन ने जो अंधराष्ट्रवाद है और एकलवाद है और बहुसंख्यकवाद है उसके मिथ को तोड़ दिया। जी साहब, आपने कहा राहुल गांधी को कोट किया कि भूत वर्तमान से नहीं लड़ सकता। शायद क्या ये भी काउंट किया जाएगा कि अगर हम लोग आरएसएस को देखें, आरएसएस पर ये लगता रहा कि देश की आज़ादी के लिए उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अभी भी इस आंदोलन के बाद उन्होंने साफ साफ कहा, इंद्रेश जी का बयान आया कि बाहरी ताकत इसको सपोर्ट कर रही हैं। तो आरएसएस ने फिर एक अपॉर्चुनिटी देश के साथ रहने के, देश के युवाओं के साथ रहने के लिए छोड़ दी। देखिए, संघ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये बेचारा अपराध बोध से ग्रस्त है। अपराध बोध क्यों कि इसने इनको दुख इस बात का है कि यार इतना आज़ादी के आंदोलन में हमारा एक भी बंदा जेल नहीं गया। हेडगेवार साहब जो इनके संस्थापक हैं वो तो आरएसएस के बनने से पहले गए थे जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन इसके बाद चाहे वो गुरु गोलवलकर जी हों या देवव्रत जी हों या जो बालाराव देवव्रत जी हों या और लोग, नाना देशमुख हो। मैंने ये सवाल तो नाना देशमुख से भी किया था, उनका लंबा इंटरव्यू लिया था मैंने 20 साल पहले, शायद जी टीवी के लिए, और मैंने किया था तो जवाब दे नहीं सके कि नहीं हम दूसरे काम में लगे हुए थे। तो एक भी तो ये दुख, अब चूँकि वो इस समय रूलिंग पार्टी हैं, यानी गवर्नमेंट उनकी है 12 साल 13 साल से, अब उनके सामने सवाल तो है। अब कटघरे में खड़े हो रहे हैं तो पूछ तो रहे हैं कि भैया बताओ तुम्हारे कितने लोग जेल में गए, कितने लोगों ने लाठियाँ खाई, कितने लोग मरे। तो कहने का मतलब तो ये अपराध बोध जो है अब उसको दूसरे ढंग से निकालना चाहता। अरे मैं आज पढ़ रहा था और मीडिया पे भी आया कि केरल के एक आरएसएस के इनके वो हैं थिंक टैंक, बड़े कोई मोहनदास नाम का कोई ऐसे नाम है, उसने साहब वो वही पुराणपंथी बातें की हैं कि मतलब लेफ्टिस्ट ऐसे होते हैं, उनकी लड़कियां ऐसी होती हैं, यानी उनका सोच इतना तंग, यानी मध्ययुगीन सोच है, मेडिवल कि और जैसा वो क्योंकि वो लेफ्टिस्ट होते हैं और बलात्कार इस ढंग की चीज़ें आती हैं जो कि शर्म आता है, जबकि आप थिंक टैंक हैं केरल में ये सब कुछ आया है। तो कहने का मतलब है कि जो आरएसएस जो है ये इस तरह की जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो मुस्लिम की हों या ईसाई की हों, वो दरअसल वो सोचती है ना मध्ययुग में। जैसे कि मैं कई जो बहुत कट्टर मुस्लिम उनसे भी कहता हूँ अगर ऐसा ही है तो भैया फिर ऐसा को खच्चर पर चलो, तलवार उठाओ, आप AK-47 काहे उठाते हो, प्लेन में क्यों चलते हो, अब ऊँट पर चलो। तो ये जो जितने हर धर्म में इस तरीके के होते हैं, जैसे कि आप अमेरिका चले जाइए, मैं कई बार गया, वहाँ एक है वो कट्टर KKK, एक है भारतीय कट्टरवादी है जो जिसके कंधे पर बैठ कर के हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस पहुँचे, वो नहीं कैसा। तो इस तरीके के लोग तत्व रहते हैं और जब ये पावर में आ जाते हैं तो सोचते हैं, फिर ये सोचते हैं कि सारे जो लोग हैं वो हमारे नज़रिए सोचें। अब देखिए, मैं थोड़ा अजीब सा लगेगा बात करना, ट्रंप कहता है कि हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। क्या बकवास है। तो ठीक यही हालत हमारे देश की है कि साहब हम वो क्या वो मनुस्मृति और मनुस्मृति मैंने नीचे रखी हुई है, मेरे पास है, मैंने पढ़ी। अगर मनुस्मृति के साथ साथ देश चलेगा तो संघ के लोग भी नहीं चल पाएंगे, जो उनके जिन्होंने अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, इसमें हमारे प्रधान साहब भी हैं जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वो भी नहीं है। हाँ, एक और उपलब्धि है, वो
कि जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, ये 12 साल में पहली बार हुआ है कि जब एक शिक्षा मंत्री ने आंदोलन के दबाव के कारण इस्तीफा दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि हमारे वो हैं कौन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो इस्तीफा देने की संस्कृति नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं देता। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल, उसमें मंत्रियों ने करप्शन के चार्जेस में इस्तीफे दिए और आपके यहाँ भी करप्शन बयान। अरे जब आपने अयोध्या में राम जी को ही नहीं छोड़ा, उनके साथ जो विश्वासघात किया चढ़ावा में, तो इससे लगता है कि आखिर में आप हैं क्या। तो इसलिए वो तो हट गया इनके कि साहब हम पार्टी विद डिफरेंस। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने राष्ट्रवाद और इसकी जो बात की ना, वो अब गुजरा जमाने की बात है। वो 21वीं सदी में जब हम मंगल ग्रह और चंद्रायन की बात कर रहे हैं, खुद मोदी जी कहते हैं हमको मंगलयान चंद्रायन भेजना है, मंगल ग्रह में पहुंचना है। अरे यार इस ढंग से करोगे क्या, ऐसे भेजोगे? वो इनका एक आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है शायद उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अभी कहा कि अब तो भारत ने एक ब्रह्मोस बना लिया है। ब्रह्मोस जो है ना मिसाइल, वो हर आतंकवादी को कमरे में घुस करके जहाँ भी जिस पलंग पे सो रहे हो वो ब्रह्मोस में मारेगा। क्या बेवकूफ़। तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों है कि संघ की जो सोच है और संघ के साथ जितने भी लोग हैं उनकी सोच ऐसी है पुराणपंथी। वो 21वीं सदी को नए नज़रिए से नहीं देखते। सर इसके बाद लेकिन जो विजुअल आते हैं, हम लोग ने संसद में देखा प्रधान जी का इस्तीफा होने के बाद जब वो पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किसी दूल्हे की तरह से बीजेपी के नेता लोग करते हैं। तो इससे वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अच्छा कि आपने ये सवाल उठाया। मैं याद करिए कि गुजरात में जो कुछ लोग जेल में हो गए थे, कौन सा था वो जहाँ पर वो बिल्किस हाँ, उनके साथ जो अत्याचार हुआ और उसके कई साल को जेल में गए और बाद में उनको बीच में गलती से निकाल दिया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट की वजह से वापस जेल में गए। उनका बाहर आके कैसा स्वागत किया था, चलिए पहले याद करिए कि उनको लड्डू, उनकी पूजा की गई, उनको मालाएं पहनाई गई। ठीक वही उसी का एक्सटेंशन हमको प्रधान को देखने को मिला कि प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अरे भाई कि क्या संसद भवन में उसके परिसर में ऐसा स्वागत करना चाहिए? क्योंकि अब आप इसका मतलब ये है कि आप ये मान के चलते हैं कि उनके उसमें दौरान कोई गलती नहीं की, उनके मंत्रालय कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अरे अगर ऐसा है तो फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया? मेरा सवाल ये है, अगर आप इस्तीफा इसीलिए दिया ना कि अगर ये आंदोलन नहीं होता तो क्या आप इस्तीफा देते? आपने एक बार शुरू में यही कह दिया था इन लोगों ने कि नीट पेपर लीक ही नहीं हुआ, वो तो फिर बाद में दबाव की वजह से हुआ। तो जब आपकी ऐसी मानसिकता है तो संसद भवन में जिस ढंग से उनके लोगों ने उनका स्वागत किया, ठीक है, उनका अधिकार है, कुछ भी करें, लेकिन नैतिक दृष्टि से और लोकतांत्रिक दृष्टि से सही नहीं था। मैं उसको स्वीकार नहीं करता, बल्कि वो ठीक इस्तीफा दिया, हम स्वागत करते हैं, पहली बार हुआ स्वागत करते हैं। लेकिन ये जिस ढंग से उनको आप हीरो बना रहे हैं, किस बात का हीरो बना रहे हैं? 22 विद्यार्थियों ने सुसाइड किया, 22। वो कहाँ जाएंगे? उसका जवाब क्या मिस्टर प्रधान देंगे? क्या बीजेपी और आरएसएस देगी? जिस तरह से दोबारा बैठना पड़ा, जिस तरह से बेचारे मिडिल क्लास के बच्चे, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को का नुकसान हुआ है। अभी पिछले दिन 2-3 दिन पहले भी एक और ने भी वो सुसाइड किया है। तो वो क्या, तो वो उसका अकाउंटेबल कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो क्या प्रधान नहीं थे? अगर प्रधान मानते कि मैंने कुछ नहीं किया तो इस्तीफा नहीं देते, हट जाते, मोदी जी कहते कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं देता। आपने इस्तीफा दिया क्योंकि दबाव था और आप खुद भी महसूस कर रहे थे। स्वागत करना ठीक है, आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से
सही नहीं है। साहब हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ये इसको आप बेहतर समझा पाएंगे, कि जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, उनको सम्मान भी मिलता है और वहाँ पर उनकी एक ऐसी इमेज बन जाती है भगवान की। तो ये जो आंदोलन हुआ है, अब इसका असर विदेश में भी तो खबरें पहुँच रही होंगी कि युवा सड़क पर थे और कम से कम 50 दिन लगे और उसके बाद लाठियाँ खाई और फिर इस्तीफा। देखिए, खुद हमारे माननीय श्री मोदी जी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहा। याद करिए 2024 में जो व्यक्ति स्वयं को मान के चले कि मैं तो अवतारी हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, तो भैया उसका असर तो और जगह ही पड़ा। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, जो मैंने कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को देखा जो इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, ऐसे भी कहते हैं। तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से जो इसका कवरेज हुआ, देखिए एक चीज़ याद रखिए, ठीक है कि भारत में गोदी मीडिया है, यानी मैं तो गोदी मीडिया क्या, उसको मोदी मीडिया ही मानता हूँ। जैसा भी कवरेज हुआ उनके कईयों का, वहाँ उनको लोगों ने मोदी मीडिया के जो पत्रकार जो आने लगे थे उसको रोका भी। लेकिन सोशल मीडिया ने, जैसे आप जैसे लोग हैं, सोशल मीडिया की भूमिका ज़बरदस्त है पूरी दुनिया भर में। अब ये सूचना का विस्फोट हो चुका है, एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आ गया, उसको आप रोक नहीं सकते। तो उसमें जाहिर है 7 समुंदर पार भी काफ़ी हुआ। इंग्लैंड के अंदर लंदन में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ, आपके अमेरिका में हुआ, और सारे विदेश के अगर अखबार पढ़ें तो उन्होंने जमकर किसी कवर किया है। तो इसका असर निश्चित रूप से मोदी जी की छवि पर तो पड़ा ही है, क्योंकि मोदी जी बाहर जाकर के और कितने सारे वो पुरस्कार, अवार्ड, यहाँ तक कि इजराइल से भी उन्होंने ले लिया, और 2 दिन के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद वो बाद में और भी जगह गए, अभी गए, इंडोनेशिया भी शायद गए थे, वहाँ से भी ले, कहीं छोड़ा हो तो इसका मतलब, और वो जो उनको सम्मानित करता है वो पहला ही पुरस्कार, पहला और अंतिम पुरस्कार होता है। मतलब वो तो ये मतलब वो आपके लिए ही बनाया गया। इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि आपकी अब वो छवि उस पर तिलक गई। वो तो काफ़ी हद तक, जो आप अपने आप को कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो अवधारणा है वो तो अब दागदार हो चुकी है। तो अब वो बात मोदी जी की नहीं। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मोदी जी का जो जलवा होता है, या जिसे अपन बोलते हैं कि हुकूमतें इकबाल से चलती हैं, वो इकबाल जो है वो उसका रंग उतर गया। सब यहाँ पे मोदी जी का इकबाल का रंग उतरने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो मोदी जी के घर के बाहर जब राहुल गांधी पहुँचे और फिर जो उनके साथ हुआ, किस तरह से उनको हैंडल किया, जेल में उनके खून वून भी निकलने लगा, उसके बाद जो बाकी दिल्ली की जो पार्टी है, आप है, उनके नेता कहने लगे कि ये मोदी जी खुद करवा रहे हैं। तो वो जो राहुल बैठे और उसके कुछ ही दिन के बाद ये सारी एक्टिविटी हुई, तो इसको आप किस तरह से लोग समझें और देखें? ये तो नकवी जी बड़ी ज़बरदस्त है। यानी ये मैं कह सकता हूँ, अगर जिन लोगों ने ये आरोप लगाया, जिस भी पार्टी के लोगों ने, जिस भी नेता ने लगाया, इसका मतलब ये मोदी और राहुल दोनों के बीच एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है। फिर तो ये भी कहूँगा कि जो आंदोलन जो चलाया वो भी राहुल गांधी और मोदी ने दोनों ने मिलके ही चलाया, और ये कि आबाद मुझे मार, ये एक अपने आप में बहुत हास्यास्पद वो है कि साहब राहुल को वहाँ कि आइए मेरे घर के सामने करिए। ना मोदी का दिमाग खराब हुआ, ना राहुल का। ऐसा ये राहुल के अपने कांग्रेस के नेता के, और आपने देखा कि वो बहुत सीक्रेटली किया गया था। उस दिन जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके घर पे सब जमा हुए थे, और वहाँ पर ये तय हुआ और अचानक हुआ। तो इसमें उन्होंने बाकायदा एक रणनीति के तहत हुआ था, ताकि एक मतलब ध्यान खींचा जा सके। और जो नाक में जो थोड़ा वो खून बहा, मुझे इसको, उस घटना को देख के ये घटना ये और याद आ गई। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जब के साथ 69 या 70 का है, वो भुवनेश्वर गई हुई थी,
और भुवनेश्वर में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस में उस समय काफ़ी उथल पुथल चल रहा था, सिंडिकेट कांग्रेस, इंडिकेट कांग्रेस, तो कांग्रेस का लगभग विभाजन हो गया था। तो कई लोग कांग्रेस के, इंदिरा गांधी के विरोधी भी थे। तो किसी ने एक पब्लिक मीटिंग में से एक पत्थर फेंका और उसके यहाँ पे रखा, और वो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। तो उनको जब वो दिल्ली लौटी तो पूरे उनके नाक पर वो बैंडेज थे। तो उन्होंने एयरपोर्ट पर, पार्लियामेंट एयरपोर्ट पे कहा भी कि अब तो मैं पर्दा नशी हूँ इस समय, ये जर्नलिस्टों से कहा। तो दादी ने ऐसा किया, दादी के साथ ऐसा हुआ। और राहुल ने, तो ये राहुल को मोदी की अंडरस्टैंडिंग से वो राहुल ने कैसे ऐसा कि ये बड़ा बेतुका हास्यास्पद लगता, मैं इससे सहमत नहीं। राहुल एक बड़ा, दरअसल वो एक अलग किस्म के पॉलिटिशियन हैं, बड़े एडवेंचरस हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि सारी बातें ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े एडवेंचरस पॉलिटिशियन हैं। और मुझे लगता है उनमें काफ़ी हद तक एक वेस्टर्नाइज ढंग की पॉलिटिक्स है वो करते हैं। और वो अपने पिता राजीव गांधी के साथ मैंने बहुत यात्राएं की, उनसे कई मामलों में बड़े आगे दिखाई देते हैं। पढ़ाई, मेरा मतलब वो राजीव गांधी इतने शार्प नहीं थे जितने राहुल गांधी हैं, ये मैं सही बता रहा हूँ। कि वो जिस ढंग से सोचते हैं, करते हैं और पढ़ते हैं। राजीव गांधी के साथ मैंने बहुत यात्राएं की, वो बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे। देखिए, मैंने उनको कभी भी, माने ही वॉज नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। उनका जीवन भी पारदर्शी था। और ये बात, क्योंकि उनकी मैंने बहुत सारी लिख चुका हूँ, उतना घुमा हूँ, और काफ़ी बहुत सिंपल आदमी थे, और उनमें कोई वो नहीं था। लेकिन राहुल गांधी में वो आक्रामकता है, एग्रेसिवनेस है जो होनी चाहिए, और इसके साथ साथ वो वेस्टर्न स्टाइल भी है। ये हर चीज़ को, मतलब हमारे तो जो समय के जो नेता हैं ज़्यादातर लेफ्ट को छोड़ दिए, लेकिन जो बीजेपी के जो नेता हैं, कांग्रेस के भी जो दोस्त हैं, वो काफ़ी हद तक थोड़ा से वो ट्रेडिशनल स्टाइल के हैं, लंबा लवाजा पहना, ये कुर्ता वुर्ता पहना। ये राहुल गांधी अपना जो है एक ही दिन में एक ही बार पहनते हैं, वो क्या है, पैंट और टी शर्ट, है ना। हमारे मोदी जी की तरह तो नहीं है जो दिन में 4 बार बदलें। तो मैं ये समझ के सकता हूँ राहुल गांधी एक बिल्कुल स्वतंत्र ढंग से चिंतक हैं। हो सकता है उनकी बातों से, कई बातों से सहमति न हो, लेकिन वो मोदी के कहने से कुछ करेंगे, मैं तो स्वप्न में भी ऐसा सोच नहीं सकता, और न ही किसी को सोचना चाहिए। अगर कोई सोचता है तो फिर वो ये कहूँगा बैंक्रप्सी ऑफ माइंड। सर, हम ये भी समझते हैं क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे, आपने सारी सरकारों को देखा भी, एक आंदोलन इस वक्त तो ख़त्म हो गया है, सरकार कह रही है कि वो केस लेगी नहीं लेगी, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की सरकार है, जिस तरह की मानसिकता है, तो क्या ये धीरे धीरे छात्रों को पहचान कर उनको सबक सिखाने की कोशिश करेगी, उनके एक दिन परेशान करेगी, या फिर अभी शांत बैठेगी? देखिए, ऐसा है, मोदी और अमित शाह ये शांत बैठने वाले जीव नहीं है। पहले मैं तो खैर इनको नेता नहीं मानता, ये नेता से अलग कोई दूसरी प्रजाति उसके हैं, ये शांत नहीं बैठेंगे, ये एक चूहे की तरह नीचे सुराख करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि एक गलती आपके आंदोलन के नेताओं से हुई, सौरभ दास और वो कौन है, रंका, है ना, वो ये हो रंग की हुई कि इन्होंने सब कुछ लिखित में नहीं लिया। जब सब कुछ जमाने के, हाँ ठीक है हम कर देंगे, आप जो कह रहे हैं वो, तो वो कौन है, 2 मंत्री जो गए थे, जेपी साहब, नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह, और उन्होंने कहा हम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कभी भी देखिए पॉलिटिक्स में, और जब आप रूलिंग गवर्नमेंट के पार्टी के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, कभी भी क्योंकि मैंने तो ट्रेड यूनियनिज्म भी किया है, आप लिखित में लीजिए, फॉर्मलाइज करिए। ये ज़बानी जमा खर्च जो होता है उससे काम नहीं चलता। तो ये उनसे गलती तो हुई, नतीजा ये हुआ कि जो काम उसी दिन हो जाना चाहिए था नहीं हुआ। उन
बेचारे जिनको गिरफ्तार किया गया उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया। हालांकि बिहार के लोग, ये ताज़ा खबर यह है कि बिहार के लोगों को बिहार और छोड़ दिया, असम दोनों जगह छोड़ हाँ वहाँ से छोड़ दिया गया, लेकिन जो दिल्ली में जो गिरफ्तारियाँ हुई मुंबई में वो अभी तक नहीं। और मैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि सौरभ दास ने, जो नेता है इनके, उन्होंने कह दिया, और दीपिका ने भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर सरकार ने हमारी अपनी बात ने लागू नहीं किया, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो हम दोबारा शुरू करें। हाँ, लेकिन दोबारा इसे शुरू करना इतना आसान तो नहीं होगा। देखिए, एक तो मानना पड़ेगा कि जब वो बोस्टन से जो आए थे ना, क्या बोलते हैं वो, अभिजीत दीप के, और उनको एयरपोर्ट पर ही दिल्ली पुलिस ने कह दिया हाँ हम परमिशन आपको देखते हैं, आ जाइए, है ना। ये अपने आप में आश्चर्यजनक था। माने इसे लेकर कई तरह की बहुत सारी तरह की बातें हैं, अब वो कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन संदेह तो है। और ऐसी हालत में ये कि अगर मान लीजिए सरकार ने कहा कि हमने, मान लीजिए कैसे अच्छा कल कर लेंगे, परसों करेंगे, टाल मटोल करें, तब अभी ये भी खबर आई थी कि महाराष्ट्र के कुछ मंत्री वो दीपिका के माता पिता से मिलने भी गए, और वो वांगचुक की पत्नी हैं, उन्होंने तो बिल्कुल संघ जैसा ही बयान दे दिया, वो एक राष्ट्रवाद फलाना ठिकाना, ये अब उनकी ये इस तरीके की बातें भी सामने आ गई। ये भी सामने आया कि वो हमारे क्या सोनम वांगचुक, वो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने कहा कि भाई उनसे मिलना। तो ये कभी कभी लगता है कि कहीं स्पॉन्सर्ड है, लेकिन मेरा मतलब थोड़ी है कि लिए मान भी लें स्पॉन्सर्ड था, बीच में कहीं रूलिंग पार्टी का कहीं होगा हाथ, लेकिन वो आगे निकल चुका था। वो सारे जो सरहदें जो थी उसको क्रॉस करके फिर ये सब लोगों का हो गया। इससे ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि आप पर चल नहीं सकता भाई, कुछ भी कहिए, पूरे देश हर जगह हुआ, हर बड़े शहर में हुआ, हर बड़े ज़िले में हुआ, सब उसको आप कैसे कम। और जिस ढंग से मोदी जी और अमित शाह के जो छींचा लेदर हुई है, जैसे वो बना के उनका कैरिकेचर बनाए गए, उनका मजाक उड़ाया गया। मैं समझता हूँ कि नेहरू जी से लेकर के और मोदी तक, तो मोदी जितना उनका उपहास किया किसी और का नहीं किया। मैंने मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा शर्म कि अरे मोदी, अब मोदी की तुलना ये क्या है, वो राखी सावंत कौन सी है, उससे भी कर दी गई है। ऐसा मुंबई में जो जिस तरह से शिवाजी पार्क में हुआ, वो तो देखने लायक था। मैं वो देख रहा था, जो प्ले कार्ड थे और जो नारे लगाए गए, वो तो दिल्ली से भी ज़्यादा थे। वो इतने इमेजिनेटिव और क्रिएटिव थे, आप सोच नहीं सकते। उसमें मोदी जी को जो रिक्वेल किया, मतलब एक पत्रकार होने के नाते थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा है, कम से कम इतना। लेकिन अब इसके लिए मोदी जी स्वयं भी जिम्मेदार हैं काफ़ी हद तक। उन्होंने कई ऊट पटांग बातें कहते रहे कि साहब यहाँ प्लास्टिक की सर्जरी बहुत पहले हो गई थी, समझे, हम 15 लाख हर जगह पहुँचाएंगे। अरे यार क्यों आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, तो मोदी जी सो भी नहीं दिया। तो खैर ये बात है। तो और बताइए इसके सर, बस एक आखिरी सवाल, सोनम वांगचुक का पूरा आप किस तरह से देखते हैं? सब कुछ किया अनशन में, फिर आखिरी में जेपी नड्डा के हाथ से जूस भी पी लिया। लोग कहते हैं कम से कम मंच पर आ जाते, उस पर आ जाते। हाँ, बहुत अच्छा। अब यहाँ मैं दो बातें कहूँगा। देखिए, सोनम वांगचुक निश्चित रूप से एक अच्छे NGO एक्टिविस्ट हैं। वो लेह में भी कर चुके हैं पहले भी, इसके बाद इस सरकार ने उनको 6 महीने जोधपुर की जेल में भी रखा, ये भी सही है। अब आपने दूध पीने की बात और मैदानता, क्या मैदानता है ना, हाँ, मैदानता। अब याद रखिए, मैं फिर 2011-12 में जाता हूँ कि वो थे ना, वो चलाए थे ना वो अन्ना हजारे, और अन्ना हजारे ने 12 दिन का अनशन किया था जंतर मंतर पर। मैं गया था वो मतलब, और बाद में अपनी सेहत लाभ करने के लिए डॉक्टर त्रेहन एक हुआ करते, उन्होंने बनाया है।
वो उनको अपने यहाँ वही मैदानता में ले गए थे और एक हफ्ते वहाँ उन्होंने अपने आप को, तो जब हमारे सोनम वांगचुक जो वहाँ गए तो मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है कि हजारे भी वहाँ पहुँचे। अरे आप जब एक आम एक्टिविस्ट हैं, आम जन, तो किसी सरकारी अस्पताल में रहो ना, आम जगह जाओ। आप 5-7 सितारा अगर हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ आम आदमी, मैं नहीं जा सकता, सोच भी नहीं सकता, तो आप वहाँ जाके गए और वहाँ जाकर के आपने 2 मंत्रियों के आसपास जुड़ किया। बेहतर नहीं है साहब, ईमानदारी का तकाजा ये है कि आप मंच पर जो उन लोगों जो आए, जो किसी भी विद्यार्थी से, किसी भी नौजवान के हाथ से या अपने सौरभ दास के हाथ से जूस पी लेते और आप वहाँ के आयशा की जो नेहा वो भी कर रही थी, नेहा बोरा वो भी अनशन पर थी, उनके हाथ से आप पी लेते। वहाँ आपने 7 सितारा 5 सितारा होटल में किया, ये इसका मैसेज अच्छा नहीं दिया। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक वहीं पर कि भाई हमसे कहते हैं अच्छा ठीक है, अब रात को 12 बजे रात को छोड़वा रहे हैं टेंशन, तो वहाँ से इन्हीं को बुला लेते, चलिए आप खुद करें, तो आप सौरभ दास को बुला लेते, रंका को बुला लेते, 2-4 और लोगों को वहीं बुला लेते और उनके हाथ से आप पीते। लेकिन आपने तो मंत्रियों के आसपास पीते, ये क्या है? तो इससे तो कई तरह की शंकाएं पैदा होती हैं। ये ठीक नहीं किया। माने एक्टिविस्ट हम भी रहे हैं, ऐसा तो हालांकि भूख हड़ताल तो नहीं की, लेकिन लड़ाइयाँ तो लड़ी हैं। तो आम जनता के बीच में ये तो ना तो अन्ना हजारे ने ठीक किया और उनका आंदोलन ने फिर क्या, उनके आंदोलन में 2014 में बीजेपी को ले आए, है ना। तो ये सोनम वांगचुक ने ठीक नहीं किया मेरी नज़र से। बस सर ये आखिरी सवाल, आपने जब वहाँ के बच्चों को संबोधित तो क्या मेन बातें आपने कही थी? देखिए मैंने मेन बात यही की मंच से कि देखिए श्री प्रधान का इस्तीफा ही सब कुछ नहीं है। शिक्षा जो है, ये जो निज़ाम है उसका एक हिस्सा है। इस्तीफा देने से ही सब कुछ चल जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए इससे आगे की लड़ाई है कि इस व्यवस्था को, इस निज़ाम को कैसे बदला जाए। उसमें बेरोजगारी भी आती है, उसमें धर्म का, भाषा का, करप्शन का, नौकरशाही का, ये सारी सवालात उसमें हैं, वो भी आती है। तो मैंने कहा कि जब अब अगली लड़ाई ये होनी चाहिए व्यवस्था परिवर्तन की, और निज़ाम यानी ये निज़ाम जो है पूरी तरह से चरम दक्षिणपंथी है। हमको वापस एक जुमला चला था ना अच्छे दिन का, तो अब लोग कहेंगे नहीं हमको तो 2014 से पहले के बुरे दिन हमें लौटा दीजिए। तो मैंने वही इस बात को, और अंत में जो नारा लगवाया वो था इनकलाब जिंदाबाद, वहीं से शुरू हुआ, बाद में और लगाना शुरू। मैं मान के चलता हूँ कि भाई आम जनता के लिए है ये, ना कि अंबानी और अडानी के लिए ये देश है। आपने जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का जो बाढ़ चलाई है, आपको मालूम है कि 1,10,000 स्कूल बंद हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और उसमें गरीबों के बच्चे वही स्कूल से वंचित हो गए हैं, और ये ऑर्डिनरी स्कूल। इसलिए मैंने एक बात और कही कि देखिए एक ज़माने में हम लोगों ने चलाया था, और उसमें डॉक्टर अनिल सदगोपाल बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे। ये कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, 11वीं 12वीं तक ऐसा होना चाहिए जिसमें समान पाठ्यक्रम हो, कोई फीस नहीं ली जाए। अब ताजुब करेंगे जान करके, अमेरिका और कनाडा जैसे पूंजीवादी देश 11वीं तक चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो और चाहे क्लर्क का, सबको समान स्कूल है और सब पढ़ते हैं। इसके बाद जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ शिक्षा महंगी होती है 11वीं तक। मेरी तो 3 नातिनें पढ़ रही हैं और उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। कहने का मतलब ये जो हमारे, और
बस में जाते हैं, वो करते हैं, सबका खर्चा सरकार देती है। तो कम से कम कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करें जिसमें मंत्री का भी बच्चा हो और हमारे मजदूर का भी बच्चा हो। मैंने ये बात पर को रेखांकित किया कि हमारी हमारा संघर्ष जो है कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए भी होना चाहिए, इसलिए निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। शुक्रिया साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद है कि जो लोग देख रहे होंगे उन्हें पूरा आंदोलन कहाँ गया, कहाँ से हुआ और क्या शेप में लिया, सब समझ में। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।